ऑफलाइन के क्लास में जो हम लोगों ने संस्कृत का टेस्ट लिया हुआ था उसका रिजल्ट अब आप लोग के सामने है, और जो टॉपर्स हैं उनके बारे में आप लोग को परिचित कराना रह गया है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। संस्कृत के टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। पहला अनुभव था हम लोग का भी, जब पहला टेस्ट हुआ था तो हम लोग की भी स्थिति ऐसी ही थी, तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है, ज़्यादा ये नहीं करना है अपने आप को कि हमने जो है कम नंबर लाया हुआ है। है अपनी गलतियों से हम यदि सीख सकते हैं, और कहा गया है कि खुद से सीख करके जीवन में सफल बहुत कम ही लोग बनते हैं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य में लिखा हुआ है कि यदि आपको व्यक्ति को सफल होना है तो दूसरों के अनुभवों से यदि आप सीखने का प्रयास करेंगे तो आप जल्दी सफल होइएगा। चलिए अब हम चर्चा करेंगे जो हमारे संस्था के ऑफलाइन टेस्ट के जो सबसे पहले टॉपर हैं, जिन्होंने 30 में 30 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, उनका नाम है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता, इनके लिए ताली बजाइए। पहला टेस्ट था और 30 में 30 स्कोर किया है इन्होंने, विकास गुप्ता। ये फर्स्ट टॉपर हैं। जो सेकंड टॉपर हैं इनके लिए तो जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम बताए थे कि देखिए टेस्ट देना वो सही चीज है, लेकिन समय के अनुसार टेस्ट दे देना, समय के अनुसार अपना एग्जाम क्लियर कर देना, वो ज्यादा मायने रखता है। आरजू कुमारी हैं, इन्होंने 7 मिनट में, केवल 7 मिनट में 30 क्वेश्चंस किए हैं, और लेकिन एक मिस्टेक हो गया है, बाई मिस्टेक होता है। 29 मार्क्स इनके आए हुए हैं, तो तालियों से स्वागत करिए इनका। और उसके बाद जो हमारी सेकेंड टॉपर ही हैं, सेकेंड टॉपर है सॉरी, रमेश कुमार, इन्होंने 30 में 29 मार्क्स लाए हुए हैं। आ जाइए, आ जाइए रमेश कुमार। हाँ दीजिए, इसमें 29 मार्क्स हैं इनके। तो ये हमारे संस्था के टॉपर्स हैं जिनसे आप लोग परिचित हो गए। सभी लोग इसी क्लास में पढ़े थे, लेकिन इन लोगों ने हो सकता है कि आप लोग से या तो ज़्यादा मेहनत किया अथवा ज़्यादा ध्यान दिया, अच्छा स्कोर किया और सही भी चीज़ है, अच्छा परिणाम आया। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित किसी से हूँ तो आरजू कुमारी से, क्योंकि उन्होंने 7 मिनट केवल लगे थे इनको टेस्ट देने में, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। आप सभी लोग काबिलिय तारीफ हैं। आप लोग को संस्कृत पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, हमारे लिए यही भाग्यशाली है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए तालियों से स्वागत करिए इन लोगों का। और इनको हम लोग जो फर्स्ट रैंक लाए हुए हैं विकास गुप्ता जी, इनके लिए जो है हमारे तरफ से कॉपी और पेन, और आरजू कुमारी जो सेकंड टॉपर है इनके लिए कॉपी और पेन। अरे पैर छूने की आवश्यकता नहीं, और ये भी हमारे सेकंड टॉपर ही है, इनके लिए भी जो है कॉपी है, पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्राइज वितरण कराया। देखिए ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो एक दिन इतिहास बनेंगी। आप लोग इस क्लास से जाएंगे, आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं वो यहाँ पे आएंगे, तो इसलिए आप लोग उनके लिए आदर्श बनिएगा। तो इसलिए अच्छा स्कोर कीजिए, अच्छा मेहनत करिए, और फिर हम लोग को बिहार बोर्ड पर कब्जा करना है, तो इसलिए अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और हम लोग आपके साथ हैं। और आशा करता हूं कि शायद आज ही आप लोग का संस्कृत का टेस्ट भी था है, तो इसमें जो चैप्टर्स पढ़ाए थे आप लोग को उससे क्वेश्चन आए होंगे, आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, कुछ ही क्वेश्चन आए हुए थे, बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे। आज हम लोग ग्रामर की क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे, तो मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ, जिसका यदि कम मार्क्स आया हुआ है उसको अपने ये नहीं लेना है कि मेरा कम मार्क्स आया हुआ है, आप लोग अच्छा मार्क्स लाए हुए हैं। अगले टेस्ट के लिए जो है आप लोग को तैयार होना है, और आगे से आप लोग तैयार रहिएगा। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि संस्कृत क्या है, तो हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने संस्कृत के बारे में चर्चा किया। संस्कृत के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ने पाया कि संस्कृत दो भागों में बटा, दो पक्षों में बटा।
एक आता है साहित्य और एक आता है व्याकरण। हमने कहा सही बात है। व्याकरण में हमने एक नया टॉपिक प्रारंभ किया जिसका नाम है वर्ण प्रकरण। क्या नाम है? वर्ण प्रकरण अथवा वर्ण विचार। वर्ण को जब हमने आगे खंडित किया तो हमने पाया कि व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण को जब हमने डिवाइड किया तो हमने पाया कि वर्ण दो प्रकार का होता है, एक स्वर और एक व्यंजन होता है। हमने कहा सही बात है, स्वर और व्यंजन होता है। अब हम लोग को स्वर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके डिफाइन करना है कि स्वर जो होते हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों की व्याख्याएं क्या है और किस प्रकार से उससे क्वेश्चन आएंगे। तो हमने पिछली कक्षा में आपको यहां तक पढ़ा करके छोड़ा था कि स्वर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला आता है ह्रस्व स्वर। कौन सा आता है? ह्रस्व स्वर। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है? दीर्घ स्वर। और उसके बाद आता है प्लूत स्वर। क्या आता है? प्लूत स्वर। हमारी चर्चा आज से यहीं आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, उसके बाद देखेंगे दीर्घ स्वर कौन सा है, उसके बाद देखेंगे कि प्लुत स्वर कौन सा है। इससे पहले बताया था कि स्वरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 13 है। कितनी है? 13। लेकिन ये जो संख्या है वो संस्कृत में 13 है। कहां पे है? संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है वो कुल कितनी है? 13 है। अब 13 स्वरों में हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से स्वर भाई साहब जो हैं वो किस क्षेत्र में जाएंगे और कौन कौन से स्वर कहां पे जाएंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। देखिए, स्वर स्वर को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। का सही बात है। अब परिभाषित कैसे की जाए? तो केवल एक सूत्र में इन सभी स्वरों और व्यंजनों को परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? एक सूत्र है वो लिख दे रहे हैं, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब सीधा सीधा आपको दिखाई देने लगेगा कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है और व्यंजन क्या होता है। देखिए, एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रश्च प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमस्तकम। इसका अर्थ क्या होता है कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर। कौन सा कहलाता है? ह्रस्व स्वर। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, बस परिभाषा क्लियर हो गया। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। हमने कहा सही बात है। द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, अर्थात कि जिसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगे? 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और त्रिमात्रश्च प्लुतो गयो, यानी कि प्लुत स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। और व्यंजनम चार्धमस्तकम, अर्थात कि व्यंजन के उच्चारण में 4 मात्रा का समय लगता है। बस इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया। कोई पूछेगा कि ह्रस्व स्वर क्या है, तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगे? 1 मात्रा का समय लगे तो उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा, दीर्घ स्वर को क्या है? तो जिसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगे? 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो त्रिमात्रश्च प्लुतो गयो, यानी कि जिसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगे? 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एंड व्यंजनम चार्धमस्तकम, अर्थात कि व्यंजन के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है? 4। ये तीनों जो है वो मात्र बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि बताइए ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय, दीर्घ स्वर के उच्चारण में, प्लुत स्वर के उच्चारण में और व्यंजनों के उच्चारण में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। तो पहला स्वर यदि कोई पूछे कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, अब देखिए, अब एक और प्रश्न पूछता है कि जो हमारे 13 स्वर हैं इसमें जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। तो 13 में जो ह्रस्व स्वर है कौन कौन से देख लेते हैं। 13 में जो अ है, आप लोग सुने होंगे ह्रस्व ई, हमने के हर्षई कहे नहीं जा। वास्तव में सही उच्चारण हर्षई नहीं होता है। ह्रस्वई क्या होता है? क्या होता है? ह्रस्वई, ह्रस्व उ और छोटी री ह्रस्वरी जो होती है, और लिरी। अब लिरी का प्रयोग जो होता है, देखिए एक लिट लकार आता है। क्या आता है? लिट लकार। लिरी का जो प्रयोग है वो वास्तव में व्याकरण में नहीं होता है, ना ही साहित्य में होता है, वेद में होता है। कहाँ पे होता है? वेद में होता है। लेकिन चूंकि संस्कृत साहित्य में इसका अंश है इसलिए इसको लाया गया है।
तो जो इनकी संख्या है वो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5। और इनके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा। अर्थात कि 1 मात्रो भवेद ह्रस्व। 13 स्वरों में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। कौन कौन सा है? अ है, ह्रस्वई है, ह्रस्व उ है, ह्रस्वरी है और अंततो गत्वा लृ है। क्या है? लृ है। अब एक प्रश्न उठा अगला कि दीर्घ स्वर तब क्या होगा? अब देखिए आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए अब अगला आता है आ। क्या आता है? आ के बाद आ आता है ना। यदि आ का खंडन किया जाए तो अ धन अ बराबर क्या होता है? आ होता है। अ धन अ बराबर क्या होता है? आ होता है। अब आप कहिएगा कि आ जो है वो कौन सा स्वर है, तो देखिए कैसे देखने का तरीका है। अ के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगा? 1 मात्रा का। कितने मात्रा का? 1। प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि एक ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। हमने कहा सही बात है, तो इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगा। यहाँ पर लिख दिए 1 और यहाँ पर भी तो 1 है, तो इसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय? 1 और 1 + 1 कितना होता है? 2। यानी कि यहाँ के उच्चारण में कितने मात्रा का समय? 2 मात्रा का समय लगेगा। और द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, अर्थात कि जो दीर्घ स्वर होता है उसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का। आ दीर्घ स्वर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से आता है दीर्घ ई। जब दीर्घ ई आएगा तो हर्षई धन हर्षई बराबर क्या होता है? दीर्घ ई होता है। तो हर्षई के उच्चारण में कितने मात्रा? 1। और दीर्घई के सॉरी हर्षई के मात्रा में भी कितना बचा? 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कि दीर्घई जो होगा उसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगेगा? 2। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ह्रस्व स्वर होता है उसके उच्चारण में कितने मात्रा? 1 और जो दीर्घ स्वर होता है उसके उच्चारण में 2 मात्रा। अब परिभाषित कर लीजिएगा। तो अब देखिए 13 है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। 13 में से 5 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। यानी कि जो 8 हैं वो दीर्घ स्वर है। कितने हैं? 8। जो दीर्घ स्वर है वो उनकी संख्या कितनी है? 8। तो 13 में जो 5 हैं वो ह्रस्व स्वर हैं और जो 8 है वो कौन से हैं? दीर्घ स्वर। कौन से हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। आ जाता है, दीर्घई आ जाता है, दुर्घऊ आ जाता है, ए आ जाता है, ऐ आ जाता है, उसके बाद दीर्घ री आ जाता है, उसके बाद ओ आ जाता है, उसके बाद क्या आता है? औ आ जाता है। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो हो गए वो दीर्घ स्वर हो गए कि नहीं हुए? हुए। अब एक बहन ने प्रश्न उठाया कि जो ये दीर्घ री है इसको तो हम लोगों ने कहीं पर नहीं पाया है, लेकिन ये दीर्घ री आता है तो कहां से आता है? तो उसके लिए भी हम प्रमाण खोज के लाए हुए हैं। ऋग्वेद का जो मंडल सूक्त है उसमें जो गायत्री छंद है उसका जो दूसरा श्लोक है उसमें बड़ा री का वर्णन है। देखिए आपको प्रैक्टिकल दिखा दे रहे हैं। देखिए कौन सा है? ऋग्वेद है। आप लोग को यदि दूसरा श्लोक देखिए, यहाँ पर बड़ा री आपको दिखाई दे रहा है। अग्नि पूर्वे भीरी सी भीरिंड्यो नूनते रुतम स देवाम एह वक्षति। अर्थात कि जो दूसरा श्लोक है इसमें प्रमाणिक हो गया री है वो हमारे व्याकरण में आता है, लेकिन व्याकरण में इसका प्रयोग प्रायः नहीं होता है। इसका प्रयोग साहित्य में होता है। कहाँ होता है? साहित्य में होता है। और चूंकि भाषा का एक अंश, एक भाग, एक पक्ष साहित्य भी होता है तो उसका भी अध्ययन करना हमारा जो है वो धर्म बनता है और कर्म बनता है। इसीलिए जो व्याकरण शास्त्री थे, जो पाणिनि जी महाराज थे, जो कि व्याकरण शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, इनको जो है वो इसमें री को जोड़ना पड़ा। बड़ा री दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बड़ा री में कितना मात्रा का समय लगा तो आप क्या कहिएगा? 2। कितने मात्रा का? 2 मात्रा का। कैसे? तो बड़ा री जो है वो छोटा री धन छोटा री से बना हुआ है। यानी कि जो ह्रस्वरी है उसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय? 1 मात्रा का। और इसमें भी 1 मात्रा। 1 + 1 कितना होता है? 2। यानी कि जो दीर्घ कोई भी दीर्घ स्वर होगा उसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगेगा? 2 मात्रा का समय लगेगा। त्रिमात्रो एक मात्रो भवे धस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्राश्च प्लुतो गयो। यानी कि प्लुत स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय? 3 मात्रा का समय लगता है। अब आप कहिएगा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमको प्रमाण दिखाइए कि प्लुत स्वर आखिरकार है क्या? प्लुत स्वर कुछ भी नहीं होता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। यानी कि प्लुत स्वर को केवल 3 से इंडिकेट किया जाता है। जहां पर ये आ गया समझ जाइए कि वहीं पर प्लुत स्वर लगा हुआ है। और जहां पे प्लुत स्वर लगा होता है वहां पे आपको ज्यादा जोड़ लगा के बोलना पड़ता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 शब्द होता है, एक सीता होता है, एक सीता होता है और एक सीता होता है। दोनों में अंतर है।
जो हर्षई वाला सीता होता है उसका अर्थ होता है चीनी, और जो दुर्घई वाला सीता होता है उसका अर्थ क्या होता है, जो नाम होते हैं बेसिक स्तर के वो होता है। तो कहने का तात्पर्य कि व्याकरण जो होता है वो शुद्धता का ज्ञान कराता है, लेकिन जो पैमाना है, जो सूत्र है, जो सिद्धांत है वो आपको व्याकरण में देखने को मिलेगा। यानी कि आप कहिएगा कि यहाँ पर जो है वो कौन सा लगा हुआ है, ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे कौन सा स्वर लगा हुआ है, दीर्घ स्वर। तो कहिएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसके उच्चारण में आपको कितने मात्रा का समय लगाना है, एक मात्रा का, जबकि इसके उच्चारण में कितने मात्रा का, दो मात्रा। यानी कि इसको हल्का से बोल के निकल जाना है, और इसके लिए आपको ज्यादा बल डाल के बोलना पड़ेगा। अब देखिए, आपको जब आपके गांव में कोई पूजा पाठ हो रहा होगा, तो जब आहुति की बारी आती होगी, हवन की बारी आती होगी, तो कहा जाता होगा हरि ही ओम एकदंतै च विद्महे वक्रतुंडै च धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात। तो ऐसे जो है ऋग्वेद के ये मंत्र हैं, वहां पर जो होता है प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आप लोग को यदि हम बोलें कि ओम शब्द का प्रयोग करिए, तो जब आप ओम लिखिएगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा ओम, लेकिन शुद्धतम रूप से ओम ऐसे नहीं लिखा जाता है। ओम कैसे लिखा जाता है आपको बताते हैं। वास्तव में शुद्धतम रूप ओम का ऐसा है, क्योंकि हम ओम जब भी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ओम जोर डाल के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ओम का प्रकृति ऐसा बनाया गया है कि जब आप ओम बोलिएगा तो उस पर क्या डाल के बोलिएगा, जोर डाल के बोलिएगा, क्योंकि ओ के पीछे लगा होता है, क्या लगा होता है, प्लुत स्वर। कौन सा स्वर लगा होता है, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर वास्तव में कुछ है वह नहीं, बस एक प्रकार का मात्रा है। क्या है, मात्रा है, जिसका जो सांकेतिक चिन्ह है वो तीन है। क्या है, तीन, क्योंकि त्रिमात्रश्च प्लुतो गयो। और जहां पर भी आपको ये दिखाई देगा, तो देखिए आप लोग यहाँ पर, यदि आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे प्लुत स्वर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी जो है ये भी एक ऋग्वेद का श्लोक है, लेकिन ये जो है वो 40 नंबर श्लोक है। कितना नंबर है, 40 नंबर श्लोक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो वास्तव में ग्रामर में तो इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन साहित्य में जो है ऐसे स्वरों के प्रयोग होते हैं। किसी प्रकार के कोई दिक्कत। अब देखिए एग्जाम में कैसे देता है, एग्जाम में दे देगा ऐसे करके और पूछ देगा कि बताइए ये कौन सा स्वर है, तो क्या कहिएगा, प्लुत स्वर। कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर। एग्जाम में दे देगा कि प्लुत स्वर को उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है, तो क्या कहिएगा, तीन मात्रा। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए। ये नहीं नहीं बता रहे हैं क्या नोट करना है। एक नंबर पॉइंट बना के लिखिए ह्रस्व स्वर। एक नंबर पॉइंट बना के लिखिए ह्रस्व स्वर। वैसे स्वर, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में वैसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे उच्चारण में चार बना के नु, सबसे भी पॉइंट जो
आधा क्वेश्चन है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। हो गया। 2 नंबर पॉइंट बना के लिखिए दीर्घ स्वर। वैसे स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता हो दीर्घ स्वर कहलाता है। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया जी। नोट बना के लिख लीजिए। संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 8 है। संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 8 है। एक ग्राफ बना लीजिएगा, उसके नीचे आ का खंडन करिएगा। अ अ के उच्चारण में एक मात्रा, उच्चारण में 1+1 = 2, 2 करके ऐसे और ले लीजिए। ए है अधन ई बराबर ए होता है। अ के उच्चारण में एक मात्रा, इसके भी उच्चारण में एक मात्रा, 1+1 = 2। चलिए ऐसा ग्राफ बना लीजिए। क्या मतलब आप लोग समझ रहे हैं? आ है और इसका खंड हुआ। अ के उच्चारण में एक मात्रा, अ के उच्चारण में एक मात्रा, 1+1 2, और 2 जो है वो दीर्घ स्वर के उच्चारण में। लास्ट प्लुत स्वर है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग व्यंजनों के बारे में चर्चा करना कल के क्लास में पढ़ा। किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो स्वर आज समाप्त हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कल के क्लास में आकर के बताएगा कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसकी व्याख्या अच्छे तरीके से करेंगे। हर एक चीज को बारीकी से समझते जाना है। हो गया जी। और अंतिम जो है वो प्लुत स्वर है। तो प्लुत स्वर की परिभाषा किसके अनुसार बनेगी? उच्चारण स्थान के अनुसार बनेगी। तो स्टार बना के लिखिए, 3 नंबर पॉइंट बना के लिखिए प्लुत स्वर। देखिए इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो प्लुत स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे में ऐसे कर लीजिए। प्लुत स्वर जो होता है वो सांकेतिक रूप में होता है, और जो पुरानी जो गणित चलती थी उसमें जो गिनती थी वो इसी रूप में चलती थी, और उस गिनती का जो
3 लिखा जाता था, जो 3 लिखा जाता था वो इसी फॉर्म में लिखा जाता था। तो ये जो है 3 का संकेत करता है, और जो 3 का संकेत करता है वो प्लुत स्वर है। नोट बना के लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए। प्लुत स्वर का प्रयोग, नोट में लिखना है, प्लुत स्वर का प्रयोग वेदों में होता है जिसको इसको ऐसे करके चित्र बना लीजिए, जिसको ऐसे करके चित्र बनाइए, जिसको लिख के ऐसे करके चित्र बनाइए, के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है अथवा दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है अथवा दर्शाया जाता है। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत के साथ आज हम लोग के क्लास की एक वीक पूरा पूरा हुआ। यदि आप लोगों ने हमारे देखिए ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, तो फिर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करना भी हमारी जिम्मेवारी है। आप लोग यूट्यूब पर गए होंगे, आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग क्रॉस चेक किए होंगे कि किस प्रकार से यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, सुनिए, आपको यही क्लास में भी नहीं बताना है, यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, टेस्ट वाली वीडियो में भी कोई दिक्कत होगा, कहीं पर कोई संदेह होगा, तो आप लोग कमेंट करके भी उसी समय उसका उत्तर समझ सकते हैं। समझ में है कि नहीं? तो उसमें कमेंट भी कर लेना है, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। धन्यवाद।